तो जैसा मैं बात कर रहा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हमने ये समझा था कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है या फिर मैन का इंटरफेरेंस है, या वी कैन से दीज आर मैन मेड मेथड्स टू वेजिटेटिवली प्रोपगेट प्लांट्स। जहां पे हम लोगों ने इन चार चीजों के बारे में बात करनी है। हमें यहाँ पर बात करनी थी जो हम ऑलरेडी में भी पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, कटिंग के बारे में। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन, ये चार मेथड्स होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पर स्टार्टिंग विद कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कुछ नहीं बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा पीस कट करना है प्लांट के किसी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करने वाले ऑर्गन का, जहां पे आप स्टेम ले सकते हो, लीफ ले सकते हो, रूट ले सकते हो, और उस पार्ट को कट करके यू आर सपोज टू शो इट इन दी सॉइल। आपको उसको सॉइल में उठा करके शो कर देना है। वहां से क्या होगा, कुछ दिनों में आपका नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर लीव से जैसे प्रोपगेशन की बात करूं तो ब्रायोफिलम कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू लीव, ठीक है। फिर रूट से यहाँ पर टर्मरिन को हम लोग प्रोपगेट कर सकते हैं। स्टेम से आपको सबसे कॉमन एग्जांपल है बेटा रोज। रोज की हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और उठा करके हम सॉइल में शो कर देते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर जो कटिंग होती है वो हम ऑब्लिक मैनर में या स्लैंट मैनर में करते हैं, और हम उस चीज को उठाएंगे और हम उठा करके फिर क्या करेंगे, वहां पर उसको सॉइल में शो कर देंगे। दिस वाज व्हाट वी हैव स्टडीड इन कटिंग। ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है जहां पर क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसको कट किया और उठा करके एक नए पॉट में सॉइल में शो कर दिया। यहाँ पर क्या होगा कि नया प्लांट आगे जाकर के ग्रो हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग की बात करें तो ये अगेन एक ऐसा मेथड है जहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मुझे कहना चाहिए प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ऑर्गन लेंगे जिसको हम लेयर करें, सॉइल से लेयर करेंगे या फिर एक कुछ ऊपर कवरिंग लेयरिंग हम लोग चढ़ाएंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, या मैं कहूँ मोस्ट कॉमन जो है, जो हम ज्यादातर लेयरिंग जिस चीज से करते हैं, दैट इज स्टेम, है ना। तो यहाँ पे हम स्टेम के लेयरिंग के बारे में बात करेंगे। स्टेम की लेयरिंग में भी यहाँ पे तीन टाइप के लेयरिंग हो सकते हैं, टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। टिप लेयरिंग की बात करूं तो टिप लेयरिंग में कुछ नहीं है, आपको स्टेम लेना है, जो भी एक सॉफ्ट स्टेम है उसकी जो टिप है, उसकी टिप को आपको क्या करना है, उठाना है और सॉइल में गड्ढा खोद करके थोड़ा सा आपको वहां पर क्या करना है, उसमें अंदर टिप को घुसाना है और उसके बाद उसको कवर कर देना है। कुछ टाइम बाद वहां पे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाएंगी और वहां से फिर एक शूट या एरियल पार्ट डेवलप हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली जो स्टेम थी, ये स्टेम को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये एक नया इंडिविजुअल की तरफ ग्रो करेगा। ये प्रोपगेशन हम लोग को देखने को मिलता है ब्लैकबेरी और रास्पबेरी में। टिप लेयरिंग के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में क्या है, हम एक बॉक्स जैसा एक कुछ पर्टिकुलर एरिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिग करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायमेंशन में। एंड फिर हम वहां पे प्लांट का या तो एक सिंगल स्टेम लेंगे, या कई बार यहाँ पर जैसे इमेज में पूरा पूरा प्लांट आपने ले लिया, तो यहाँ पे प्लांट के स्टेम को, ब्रांच को या पूरे प्लांट को आप लोग क्या करते हो, टिल्ट करते हो और ट्रेंच में, सॉइल में जो आपने गड्ढा बनाया उसमें पूरे प्लांट को अंदर कर देते हो, और उसके ऊपर आप क्या करते हो, सॉइल की लेयर डालते हो। जैसे ही आप सॉइल की लेयर डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम में जब हम वहां वाटर करते रहते हैं तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स के साथ में एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप हो जाती है, स्टेम्स डेवलप हो जाती है, वो एरियल पार्ट में निकल आती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो हमें देखने को मिलता है टिप लेयरिंग के कंपेयर करने पे, जब मैं बात करूं, जब हम टिप लेयरिंग से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे टिप लेयरिंग में एक सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है। ट्रेंच लेयरिंग में आप देखोगे मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, मतलब एक ही प्लांट से क्या हुआ, मल्टीपल नंबर ऑफ एरियल पार्ट्स निकल आए व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दी ओरिजिनल पेरेंट। जो पेरेंट था, जो ओरिजिनल प्लांट था, उसके परपेंडिकुलर निकल के आएंगे, और यहाँ पर एक ही बार में मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स कैन बी डेवलप, कैन बी जनरेटेड। ये वाला पर्टिकुलर जो ट्रेंच लेयरिंग है, दिस इज डन इन वॉलनट एंड मलबेरी। वॉलनट हो गया, मलबेरी हो गया, इनमें ही किया जाता है। कुछ नहीं, प्लांट है, इस प्लांट को उठाया, सॉइल में लेयर कर दिया, अंदर मुड़ के अंदर धंसाया, सॉइल से लेयर कर दिया, बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स निकल के आ गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको अलग से प्लांट कर देंगे या वहीं पर ग्रो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट इज ट्रेंच लेयर। ट्रेंच लेयरिंग के बाद होता है बेटा एयर लेयर। एयर लेयर की अगर हम बात करें तो ये हमें लीची और पोमेग्रेनेट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्टेम ली, स्टेम का हमने बार रिमूव किया एक रिंग के फॉर्म में,
चारों तरफ से हमने बात रिमूव कर दी, डेड टिश्यू रिमूव कर दिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने मॉइस्ट सॉइल लगा दी। अगर सॉइल यूज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, काउडंग यूज कर लेते हैं। काउडंग के अलावा जैसा मैंने बताया था कि काउडंग के अलावा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्ले, ठीक है, जो कि वाटर को होल्ड करता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग मॉस को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, जो कि वाटर होल्ड बहुत अच्छे से कर पाता है। तो इन तीनों का हम मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर को हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सॉइल लगा सकते हैं, और ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। कवर करने के लिए वी कैन यूज पॉलिथिन, या हम लोग कॉटन क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं। पॉलिथिन इसलिए यूज किया, मॉइस्चर वहां से जल्दी से नहीं जाएगा। कॉटन क्लॉथ यूज कर लेंगे तो क्या होगा, हमें बार बार उसको गीला करना पड़ेगा। तो आप किसी भी मैनर से उसको कवर कर लो। कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टेम है इसमें यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पर इसको कट करो, और कट करके फिर आप क्या कर लो, आप इससे एक नया प्लांट ग्रो करवा लो। तो ये हो गया एयर लेयरिंग, जिसको हम लोग बूटी भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग को चीजें क्लियर हैं तो आप लोग थम्स अप दे दें, तो मेरे को चीजें क्लियर हो जाए। आप लोग को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। स्नेहा, अमीमा। यस सर। सर, हाँ अमीमा बोले। सर ये सब एनसीईआरटी में है क्या? मैक्सिमम पार्ट है, कुछ चीजें अपन थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अपने को वो नीट में भी काम आएगी। तो अपन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें अपन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। और ये लेयरिंग तो ऑलरेडी आपने 10th में भी पढ़ी हुई है, जितने टाइप्स के लेयरिंग आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, है ना। जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो आप लोग सिर्फ स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, वो वाले पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बेसिक्स है जिनकी अभी हम बात। ओके सर। वंशिका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने माइक। नो सर। अच्छा, तो दिस वाज अबाउट लेयरिंग। कुछ लोग इसको दोबारा पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ग्राफ्टिंग एक और नया मेथड है जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। ग्राफ्टिंग जैसा आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स लेंगे, उनमें से एक का हम बेस रखते हैं, एक का हम टॉप रखते हैं। मतलब एक को हम कहते हैं स्टॉक और एक को हम कहते हैं साइन, है ना। एक हम क्या करेंगे, दो प्लांट्स लेंगे, दोनों की स्टेम को कट करेंगे। एक स्टेम हम ऊपर वाली ले लेते हैं और दूसरे वाले का हम नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं, रूट और बेसल स्टेम जो होता है, स्टेम का बेस। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और यहां से हम एक नया इंडिविजुअल ग्रो करवाते हैं। ये चीज हम काय में देख सकते हैं, ये हम रोज में देख सकते हैं, प्लम में देख सकते हैं, पीच में देख सकते हैं, एप्पल में देख सकते हैं। अब यहाँ जब हम ग्राफ्टिंग की टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहला जो ग्राफ्टिंग का टाइप आता है वो है हमारा टंग ग्राफ्टिंग, जिसको हम लोग स्लाइस या विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। स्लाइस ग्राफ्टिंग आप ये जो पहला वाला इमेज देख रहे हो, इसको आप स्लाइस ग्राफ्टिंग कहो। इसमें कुछ भी नहीं किया, आपके पास में दो स्टेम्स थी, आपने दोनों को स्लैंट या ऑब्लिक मैनर में कट किया, और एक का आपने क्या किया, अपर वाला स्टेम लेकर के दूसरे के लोअर वाले स्टेम पे लगा दिया। लोअर स्टेम यहाँ पर स्टॉक कहलाता है, अपर वाला स्टेम जो है वो क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। फिर आप इन दोनों को क्या करोगे, कवर कर दोगे, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद इनके टिश्यूज आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर ये नया इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्लैंट ग्राफ्टिंग। ये वाला जो डायग्राम है, दिस डिपिक्ट्स द टंग, या मैं कहूं विप ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको जी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप क्या देखोगे तो आपको यहाँ पर एक जी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एक आप देख रहे हो तो अच्छा, फिर प्रोट्रूड होता हुआ रीजन दिखाई देगा। बिल्कुल इसी शेप में हम दोनों प्लांट्स को कट करेंगे और हम ज्वाइन कर देंगे, तो इसमें सरफेस एरिया और ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग और अप्रोप्रिएट हो पाएगी और ज्यादा अच्छे से हो पाएगी इस पर्टिकुलर ग्राफ्टिंग। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग। फिर इसमें हम लोग बात करें आगे टंग ग्राफ्टिंग के बारे में, तो अगला जो ग्राफ्टिंग आता है ये आता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करना है, आपको दोनों ही स्टेम्स को आपको वी शेप में कट करना है। या तो आप वी शेप में कट कर सकते हो, या आप इसको ऐसा शुरू में हल्का सा हॉरिजॉन्टल और फिर भी इस शेप में भी कट कर सकते हो। स्टॉक साइन दोनों इसी मैनर में कट होंगे, और उसके बाद क्या होगा, हम एक का स्टॉक के ऊपर क्या करेंगे, दूसरे का साइन लगा देंगे। हमने यहाँ पर एक वेज क्रिएट कर दिया है, एक डेंट बना दिया, एक वेज क्रिएट कर दिया, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, वेज ग्राफ्टिंग कह दिया। आप ये देख सकते हो, और उसके बाद हमने कवर कर दिया, और ये दोनों आपस में स्टॉक और साइन जॉइन। वेज ग्राफ्टिंग के बाद में हम देखते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग।
क्राउन ग्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अच्छा, क्राउन ग्राफ्टिंग और बाकी ग्राफ्टिंग में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इससे पहले हमने जितने ग्राफ्टिंग देखे उनमें स्टॉक और सायन दोनों का डायमीटर बराबर होना चाहिए। स्टॉक और सायन दोनों का डायमीटर क्या होगा, बराबर। लेकिन क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टॉक का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द सायन। मतलब हम यहाँ पर एक मोटे से चौड़े से स्टॉक पे क्या करेंगे, बहुत सारे पतले 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 सायन लगा देंगे, जिसमें क्या होगा आगे जाकर के ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्टॉक और साइन कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो नहीं करूंगा, कहूंगा इंडिविजुअल तो स्टॉक के बेस पे एक ही इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ पर साइन बहुत सारे लगने के कारण मल्टीपल ब्रांचेस मल्टीपल स्ट्रक्चर से निकल के आएंगी, और इसमें कहीं ना कहीं ग्राफ्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर। प्रीवियस के जितने भी हमने ग्राफ्टिंग देखे उनके कंपैरिजन में इसमें ग्राफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं, ये हो जाता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग के बाद एक और आता है अप्रोच ग्राफ्टिंग, लेकिन अप्रोच ग्राफ्टिंग से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ की कोई दिक्कत है तो आप बता दें, नहीं तो मैं अप्रोच ग्राफ्टिंग बताऊंगा। नो सर। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है, अप्रोच ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स में स्टेम पहले नहीं काटते, हम यहाँ पर दोनों की स्टेम को साइड से क्या करते हैं, छीलते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट होने देते हैं, और बाद में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, स्टॉक और साइन जब जुड़ गए तो बचे हुए पार्ट्स को काटते हैं। अब यहाँ मैंने बोला आपको कुछ समझ नहीं आया मुझे बताएं, देखो इसको इस तरीके से जोड़ें। एक चीज का कन्वेंशनल मेथड जो है वो ये है कि आपने क्या किया, ये दो स्टेम्स हैं, इनको यहाँ साइड से क्या किया, कट किया, डेड पार्ट निकाला और इनको आपस में जोड़ा, और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, और ये दोनों क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। ये है कन्वेंशनल मेथड। और अच्छा मेथड इज टंग वाला मेथड, टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग। यहाँ पे क्या किया आपने, टंग बना दिया, यहाँ पर आपने क्या किया, एक टंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब इन दोनों को आपने उठा करके जोड़ा, और यहाँ पर ये दोनों आगे जाके क्या हो जाएंगे, आपस में ये दोनों स्टेम्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो मैंने क्लोजअप आपको दिखाया ये इसका, ये दो पेड़ों को हमने क्या किया, दो अलग अलग पेड़ों को हमने इस तरीके से यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ्ट किया है। जब हमने इनको ग्राफ्ट किया तो कुछ टाइम बाद ये दोनों प्लांट्स यहाँ सेंटर में से जुड़ रहे हैं, जिस एरिया से हमने ग्राफ्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्लांट को नीचे से काट देंगे और दूसरे वाले को ऊपर से काट देंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला प्लांट रखा है, मतलब ये वाले प्लांट का स्टॉक रहने दिया, ये वाले का साइन रहने दिया, मतलब इसको यहाँ नीचे से काट दिया और ये वाले प्लांट को यहाँ इस जगह ऊपर से काट दिया। तो दिस इज हाउ अप्रोच ग्राफ्टिंग इज डन, दिस इज हाउ अप्रोच ग्राफ्टिंग इज डन। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग के बाद में यहाँ पर एक और ग्राफ्टिंग है जो मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है, दैट इज बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टॉक नॉर्मल होता है, लेकिन जो सायन होता है उसमें क्या होता है, एक बड होता है। सायन क्या है, सायन में एक बड रहता है, तो हम क्या करते हैं, बड वाले सायन को स्टॉक के ऊपर लगाते हैं। तो बड क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको बड ग्राफ्टिंग है। बिल्कुल नाम जैसा है, बड ग्राफ्टिंग में कोई भी अनोखी चीज नहीं है ना। तो ये हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। ठीक है, आप एक बार इन इमेजेस को चाहे तो ध्यान से देख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर अगला जो या मैं कहूँ जो आखिरी आर्टिफिशियल मेथड आता है, ठीक है, या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो मेथड है दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 10th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर के नाम, टिश्यू कल्चर के नाम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इनको कल्चर करते हैं। क्या कुछ नहीं करना, आपको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना है। आपने जैसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है और प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेके आना है। आप चाहो तो प्लांट की टिप तोड़ के ले आओ, इसमें अपाइकल मेरिस्टम है, और क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मतलब वो अनडिफरेंशिएटेड, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। तो आपने उस अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू को लिया, आपने न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा,
अब वो न्यूट्रिएंट मीडियम पे क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन बराबर मिल रहा है, तो वो टिश्यू क्या होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, सेल्स डिवाइड करते जाएंगे और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास बन जाएगा। और वही अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास जो है वो कहलाएगा कैलस, क्या कहलाएगा, कैलस। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे, आपने बोल तो एक बहुत भारी सा टर्म दिया अनडिफरेंशिएटेड, लेकिन ये है बेटा अनडिफरेंशिएटेड मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई सेल का काम डिसाइडेड नहीं होता, जब ऐसा सेल जिसका कोई काम डिसाइड नहीं है वो सिर्फ अभी ग्रो ही कर रहा है और वो सिर्फ डिवाइड ही करता जा रहा है, तो ये है अनडिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे ही सेल के पास ऑर्डर आएगा कि तुम्हें लीफ का स्ट्रक्चर बनाना है, तुम्हें रूट का स्ट्रक्चर बनाना है, तुम्हें स्टेम बनाना है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये गिवन टास्क परफॉर्म करने हैं, मतलब सिंपल सी भाषा में when a cell or a tissue gets its appropriate shape and function, जब एक सेल के पास इसका एक अप्रोप्रिएट शेप आ जाता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है और वो डिवाइड करना बंद कर देता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो अभी हम शुरू में लेते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, उस सेल का सिर्फ एक ही काम है, डिवाइड करते जाना। जब वो अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है उसका एक मास बन गया, मास बनने के बाद हमने उसको क्या बोला, जो न्यूट्रिएंट मीडियम में हमारे लेबोरेटरी में जो मास बन गया उसको हमने कहा कैलस। लेटर ऑन ये कैलस में क्या होगा, इस कैलस में होगा डिफरेंशिएशन, मतलब अब सेल्स के फंक्शन डिसाइड कर दिए जाएंगे, बोले आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। जब सेल के फंक्शन डिसाइड हो गए तो फंक्शन के साथ में उनका शेप भी डिसाइड हो गया, और शेप डिसाइड हो गया तो साथ में क्या हुआ, उनकी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन चालू होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांटलेट बनना चालू हो जाएगा, रूट लीफ स्टेम बनने चालू हो जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट डेवलप हो जाएंगे। नाउ दीस प्लांटलेट्स कुड बी सोन इनटू द सॉइल, इनको हम सॉइल में सो कर सकते हैं और इनसे हम नए इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, बना क्या सकते हैं, इनफैक्ट बन चुके हैं नए इंडिविजुअल्स। तो दिस इज हाउ माइक्रो प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चर वर्क। हमने यहाँ पर एक टिश्यू लिया है और उसको लेबोरेटरी में लेकर के क्या किया है, कल्चर किया, कल्चर्ड, ठीक है। ये इसका एक सिंपल सा मुझे कहना चाहिए प्रोसेस डिपिक्ट करता हूँ, एक डायग्राम है। आपने जैसा मैंने कहा यहाँ पे अपाइकल या टर्मिनल बट ले लिया, फिर इसमें अपाइकल मेरिस्टम मिलेगा। आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने क्या किया, उस प्लांट के टिश्यू को डाल दिया, वो ग्रो हुआ और उसने एक मास बना लिया सेल्स का और वो हो गया कैलस। अब वो कैलस में क्या होगा, धीरे से रूट और शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, अलग पार्ट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, और इसको आप उठा के सॉइल में सो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक पूरे नए प्लांट का शेप ले लेगा, ये पूरा नया प्लांट बन जाएगा। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट मीडियम से सॉइल में शिफ्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इज व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ पर इस स्टेप को भी क्या कहा गया है, यहाँ से न्यूट्रिएंट मीडियम से सॉइल में लेकर जाने को भी हमने क्या कहा है, ट्रांसप्लांटेशन कहा। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। इस तरीके से क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि टिश्यू कल्चर का प्रोसेस होता है। और वो टिश्यू कल्चर जब लेबोरेटरी में हमें देखने को मिलता है टेस्ट ट्यूब्स में, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, इन टेस्ट ट्यूब्स में क्या है, अलग अलग आपको रूट्स और मतलब प्लांटलेट्स छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें रूट्स और एरियल पार्ट्स डेवलप हो। लेबोरेटरी में ये छोटे छोटे प्लांट, ऑब्वियसली आपके सामने बहुत बड़ी इमेज है, टेस्ट ट्यूब मात्र इतना सा होता है, तो प्लांटलेट इतना सा बहुत छोटा। ये भी एक और इमेज, तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन देखने को मिल जाता है माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हमने एक और एग्जांपल या एक और तरीका देख लिया, मेथड देख लिया और एग्जांपल एग्जैक्टली। तो इसी के साथ में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमारा खत्म हो जाए। Here we have completed with the artificial vegetative propagation। तो अभी तक में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, हम लोगों ने लाइफ स्पैन पढ़ा, लाइफ स्पैन में अलग अलग हमने फेजेस पढ़े। फेजेस के बाद हम लोग आए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जहाँ पे हमने पढ़ा है फिशन। फिशन के बाद हमने पढ़ा बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, फिर हम लोगों ने यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन के अलावा स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, प्लाज्मोटोमी पढ़ा। प्लाज्मोटोमी के बाद हम आ गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे, जहाँ पे हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, और आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म कर दिया।
तो इस चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज एस्पेक्ट्स, हम ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर के पार्ट 2 पे हम मूव करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ हम लोग आगे मूव कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके बारे में बेसिक सी चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से मैं दोहरा देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, यहाँ पर दो अलग अलग गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जाइगोट आगे जाकर के एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। उस जाइगोट में माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और वो एक नया इंडिविजुअल बना देता है। अब यहाँ पर एक जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर मियोसिस होता है जिसके कारण गैमीट्स बनते हैं, और मियोसिस के अलावा माइटोसिस भी हमें देखने को मिलता है। दोनों स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत होते हैं, वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, स्पेसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम ये भी जानते हैं कि ये एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिस इज अ स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें ग्रेजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे रैपिड इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, है ना। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन, जहां पर हम देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, हमें ये भी देखने को मिलेगा ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट से आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। बाय आइडेंटिकल आई मीन एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म हमें देखने को नहीं, क्योंकि वेरिएशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जैसी बात करी थी, हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, लाइफ साइकिल के फेजेस कौन से होते हैं, जहां पे हम लोगों ने जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फिनिशिंग फेज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। लेकिन एक बार फटाफट इन टर्म्स को हम बीच में देख लेते हैं। जुवेनाइल फेज की अगर मैं बात करता हूं तो जुवेनाइल फेज जो है ये बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज से जस्ट पहले तक का ड्यूरेशन है। इट इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टिल रिप्रोडक्टिव फेज। एनिमल्स में हम इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो इसको हम वेजिटेटिव फेज कह देते हैं। वेजिटेटिव फेज मतलब वो फेज जिसमें प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब ये जो जुवेनाइल फेज है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, सब में टाइम अलग अलग हमें देखने को मिले। इसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। अब जुवेनाइल फेज के बाद मैं बात करता हूं तो आता है आपका रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, मैच्योरिटी आ जाएगी, या ह्यूमंस में बात करूं प्यूबर्टी आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। अब ये बात हुई एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जब हम बात करें, इनफैक्ट कई एनिमल्स में भी हमें ये फेज एकदम अलग, हमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, समझ में आ। सेम गोज विद हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी जब वेजिटेटिव फेज से प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में स्विच करता है, हमें क्लियर दिखता है, ट्रांजिशन समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेक्सुअल ऑर्गन्स आ चुके हैं, यानी कि वहां पे फ्लावर आ चुके हैं। मतलब किसी प्लांट ने जब फ्लावरिंग चालू कर दी है, दैट मींस कि वो वेजिटेटिव फेज से स्विच करके कहां आ चुका है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। इट हैज एंटर्ड द रिप्रोडक्टिव फेज। अब यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें फ्लावरिंग पैटर्न कैसा है, फ्रूटिंग पैटर्न कैसा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर प्लांट्स को दो अलग अलग क्लासेस में बांट, एक होता है बेटा मोनोकार्पिक प्लांट, एक होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, है ना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। मोनोकार्पिक प्लांट की जब मैं बात करता हूँ तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने जीवन में, जो अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। These are the plants which reproduce only once in their lifetime. ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स आप समझ ही गए होंगे, ऐसे प्लांट्स जो मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। उसको हम बाद में देखेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स के दूसरे फीचर देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये वो प्लांट्स होते हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्या करेंगे, फ्लावर करेंगे, मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर फ्लावरिंग ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे, और फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के बाद दे विल डाई। फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के बाद दे विल डाई, मर जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे एनुअल प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स मतलब ये तो एक साल जिंदा रहते, ठीक है।
बाइनियल प्लांट्स जो एक से ज्यादा यानी कि 2 साल जिंदा रहते हैं। अब एनुअल में अगर हम बात करें तो वीट, राइस, मैरीगोल्ड हमें ये देखने को मिल जाते हैं। बाइनियल प्लांट्स में हम बात करें तो हमें रेडिश देखने को मिल जाता है, कैरेट देखने को मिल जाता है। लेकिन इनके अलावा यहाँ पर कुछ पेरेनियल प्लांट्स भी होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक प्लांट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बैम्बू। ठीक है, बैम्बू में भी यहाँ पर बैम्बू की एक स्पेसिफिक स्पीशी बता रहा हूं, दैट इज बैम्ब्यूसा टुल्डा मेलोकेना बैम्ब्यूसॉइडिस। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे ये नाम लिखा हुआ है बैम्बूसा टुल्डा। बैम्ब्यूसा टुल्डा भी आप कर लिया तो आपका काम फिलहाल के लिए चल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा नाम याद नहीं भी हो रहा तो इट्स फाइन। अब ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो प्लांट है, जो बैम्बू है, ये अपने जीवन में 50 से 100 साल तक से क्या करता है, वेजिटेटिवली ही अपना जीवन निकाल लेता है, मतलब इधर ग्रो 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 कर रहा होता है जुवेनाइल फेज में। 50 से 100 साल के बीच में क्या होता है, टिल 50 ईयर्स के वेजिटेटिव फेज में रहेगा, वेजिटेटिव फेज यानी कि जुवेनाइल फेज में। 50 ईयर्स से 100 ईयर्स के बीच में फिर क्या आता है, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जिसमें ये झटके से बहुत सारी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत सारी फ्लावरिंग करेंगे तो बहुत सारा फ्रूटिंग भी होगा, और जब बहुत सारा फ्रूटिंग होगा तो उसके बाद में दे विल डाई। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये डाई हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया मोनोकार्पिक प्लांट्स में हमने एनुअल, बायनियल, पेरेनियल तीनों तरीके के प्लांट्स भी देख लिया और उनके एग्जाम्पल भी देखे। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं। एक ये एक ऐसा प्लांट है जो कि केरला में पाया जाता है, जिसकी बहुत सारी मतलब पूरे हिल पे आप देखोगे तो यही प्लांट देखने को मिलेगा। इसको बाकायदा हर 12 साल में टूरिस्ट विजिट करने आते हैं, लोग देखने आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आते हैं। और ये जो खास प्लांट है ये है बेटा स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना, जिसको हम लोग नील कुरंजी, नील कुरंजी भी हम लोग नाम देते हैं इसको, हिंदी में कॉमनली हम लोग इसको नील कुरंजी बोलते हैं। असली में इसका जो नाम है दैट इज स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना। ये बेटा हर 12 साल में फ्लावरिंग करता है। ये क्या करता है, हर 12 साल में फ्लावरिंग करता है। जब ये हर 12 ईयर्स में फ्लावरिंग करेगा तो ये एकदम से क्या है, इसके ना ब्लूइश और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, मेनली ब्लू कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे प्लांट क्योंकि एक ही टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं, तो पूरा का पूरा हिल जो है ना आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। पूरा का पूरा हिल इस प्लांट की फ्लावरिंग के कारण ब्लू कलर का दिखता है, और ये आपको केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि मास फ्लावरिंग होती है तो ये टूरिस्ट स्पॉट बनता है, लेकिन ये टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ 12-12 साल के इंटरवल में बनता है। आखिरी बार यहाँ पर जो मुझे कहना चाहिए जो फ्लावरिंग हुई थी दैट वाज इन अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 में यहाँ पर आखिरी बार मास फ्लावरिंग हुई थी। उससे पहले फ्लावरिंग यहाँ पर 2006 में हुई, अगस्त से अक्टूबर के बीच में होती है फ्लावरिंग। वो अभी रिसेंट जो हुआ था दैट वाज इन 2018, उससे पहले ये हुआ था 2006 में, और अब 12 साल जोड़ लो तो अभी होगा 2013। ठीक है, अब इसका जो व्यू होता है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। दिस इज द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर हिल। बेहद प्यारा, बेहद खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल यही व्यू होता है, ऐसा ही व्यू होता है। एक व्यू ये है, और यहाँ पर इस हिल पे क्योंकि नीलगिरी भी रहते हैं, ठीक है, एनिमल है, देखो ये रहा, ये रहा। तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा टाइप हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये हिल्स आपको बिल्कुल ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन कलर के दिखेंगे। ठीक है, जैसे इसका रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है तो ये ग्रीन ब्लू दो कलर के मिक्सचर दिखते हैं, लेकिन लेटर ऑन हमें इसे ऐसा ब्लू ही दिखाई देता है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। आप लोग भी चाहे तो यहाँ पर 2030 में विजिट कर सकते हैं, अगर आप लोग को याद रहे तो। ये टूरिज्म स्पॉट बन जाता है बकायदा। ठीक है, इन एवरी 12 ईयर्स लोग इसको अलग से देखने आते हैं। मतलब इसकी आई गेस 450 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसमें 150 के आसपास लगभग अप्रोक्सीमेटली स्पीशीज सिर्फ इंडिया में ही। तो इतनी स्पीशीज इंडिया में होने के कारण इसका बहुत ही लंबा स्ट्रेच। तो ये हो गया, ये देखो, ये इसके फूल प्यारे। तो ये वो फ्लावर है जो देखने लोग जाते हैं। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ हमारा टाइम
लगभग हो चुका है, 5 मिनट का ही टाइम है। तो आई गेस यहाँ पर हम लोग पॉलीमॉर्फिक प्लांट्स बीच में डिस्कस कर लेंगे, तो मैं फटाफट वो डिस्कस कर लेता हूँ एंड देन वी एंड अप आवर टुडेज सेशन। पॉलीकार्पिक प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें जनरली ये पेरेनियल प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कि मैच्योरिटी में आते हैं, फिर ये रिपीटेड फ्लावरिंग करते हैं विद इन अ फ्यू इंटरवल्स। ठीक है, शुरू में ये वेजिटेटिव फेज में आते हैं, फिर इनमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है आता है, लेकिन ये फ्लावरिंग कुछ कुछ इंटरवल्स में करते हैं, लाइक साल में एक बार, 2 साल में एक बार, साल में 2 बार। ठीक है, इस तरीके से इनमें फ्लावरिंग चलती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंगो, बाकायदा उसका सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन है। आम बहुत ही अच्छा फ्रूट है, मीठा सा, बहुत ही अच्छा, बढ़िया मैंगो जूस वगैरह, मैंगो शेक वगैरह बनाने को मिल जाता है, पीने को मिल जाता है। तो आप लोग जानते हो ये हर साल आता है। तो एक बार जब मैंगो ट्री वेजिटेटिव फेज क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव फेज में घुस गया 7-8 ईयर्स के बाद में, तो या 5-6 साल के बाद में, डिपेंडिंग अपॉन दी सब स्पीशीज और स्पीशीज, उसके बाद में ये हर साल क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा और हर साल फ्रूटिंग करेगा, और हमें ये पेड़ हर साल क्या देगा, आम देगा टिल इट्स डेथ। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत ही कम पेरेनियल प्लांट्स हैं जो कि पूरे साल भर तक हमें फ्लावरिंग करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है बेटा चाइना रोज, शुक्ला भी कहते हैं। चाइना रोज जो है ये साल भर फ्लावरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लावरिंग करने का जो ड्यूरेशन है, मतलब मान लो मैंगो ट्री ने इस साल फ्लावरिंग करी, इसके बाद जब ये अगले साल फ्लावरिंग करेगा, तो इस साल के फ्लावरिंग और अगले साल के फ्लावरिंग तक का जो बीच का जो वास्ता है, मैं कहूँ जो पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। अब ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड में क्या होता है, प्लांट वापस से रिप्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट करता है, वापस से पूरी प्रिपरेशन करता है, तो कहीं ना कहीं ये चला जाता है एक रिकवरी मोड में, जिसलिए हम लोग उसको रिकवरी फेज भी कहते हैं। तो दो फ्लावरिंग के बीच का जो टाइम होता है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो है, इसको दो फ्लावरिंग के बीच का टाइम है इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जिसको हम लोग रिकवरी फेज भी कहते हैं, जिस ड्यूरेशन में क्या होता है, प्लांट एक्यूमुलेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल अदर सब्सटेंसेस, जो भी उसको जो भी चीज उसको चाहिए फ्लावर बनाने के लिए, और उसके बाद जब फ्रूटिंग होगी तो वहां पे रखने के लिए। ठीक है, अब ये जो बीच वाला फेज है, ये जुवेनाइल फेज नहीं कहलाता, ये ग्रोथ फेज का ही एक पार्ट है, ग्रोथ फेज के साथ ही चल रहा है। जुवेनाइल फेज तो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होते ही खत्म हो चुका है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लावरिंग के बीच का जो ड्यूरेशन है क्या वो वापस जुवेनाइल फेज में चला जाता है, नहीं, वापस से बर्थ थोड़ी हुआ है, तो काय को जुवेनाइल, बिल्कुल भी जुवेनाइल फेज वो नहीं है। जुवेनाइल फेज तो जब फ्लावरिंग चालू हुई तभी खत्म हो चुका है ना, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये वापस से जुवेनाइल फेज में एंटर कर। तो फिलहाल इसके साथ में आखिरी पार्ट और सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज आप जानते हो ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का फेज है, जहां पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटीरियोरेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब प्लांट की बॉडी क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, वेस्ट मेटाबोलाइट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली यहाँ पर डेथ हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा सेनेसेंट फेज। लेकिन अब इस सेनेसेंट फेज के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम मैं देख पा रहा हूँ नहीं बचा है, क्लास अपनी एंड होने वाली है, अरे 2 मिनट बचा हुआ है। चलो बता देता हूँ, सेनेसेंट फेज भी कंप्लीट करते हैं। सेनेसेंट फेज की जब हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही क्या होता है, ये ट्रांजिशन जो है, ये जो तीनों ट्रांजिशन होते हैं, सेनेसेंट फेज आपका, आप जुवेनाइल फेज कह लो, रिप्रोडक्टिव फेज कह लो, सेनेसेंट फेज कह लो, ये तीनों ट्रांजिशन बेटा हार्मोन्स के कारण, यहाँ पर पूरे पूरे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। और हार्मोन्स के अलावा क्या होता है, हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इस चीज को, इस बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो तीनों फेजेस में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसके लिए हार्मोन्स और हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल, एंड दीज आर द वंस जो कि इनके एक्सप्रेशन को, इन चीजों को क्या करते हैं, थोड़े से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में आज की क्लास अपन यहीं पर एंड। आपको कोई भी डाउट पूछने हो, कोई टॉपिक वापस समझना हो तो आप मुझे बता दो, मैं इसको बता सकता हूँ, क्लास अपन रिज्वाइन भी कर सकते हैं सिर्फ डाउट समझने के लिए, एंड देन वी कैन वाइंड अप। डाउट्स नहीं है तो हम सब दे दो, डाउट्स है तो पूछ लो। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ सभी को चीजें क्लियर है, सबके थम्स अप आ गए हैं।
तो इसी के साथ फिर बेटा आज की क्लास हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। अपन अब वापस मिलेंगे परसों के दिन इसी टाइम दोपहर के 3 बजे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक Thank you, sir. केयर। Thank you.